नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। क्या आरक्षण होना चाहिए या फिर आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए? ये वो सवाल है जो आज किसी भी सियासी दल के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। पर क्या किसी वर्ग में आरक्षण को रिव्यू किया जा सकता है? दरअसल ये सवाल सामने आया ओबीसी कमीशन की सुनवाई के दौरान, जहां सरकारों की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए तो आरक्षण के आधार को चुनौती भी दी गई। ओबीसी में शामिल होने के लिए जाति से ज्यादा बड़ा आधार सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक हालात को माना है। पर क्या आज सामाजिक हालात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है? क्या ओबीसी में शामिल जातियों को फिर से रिव्यू किए जाने की जरूरत है? और क्या किन्नरों के साथ साथ अनाथ बच्चों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात की जाएगी। खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी रहेगी। संशोधन हुआ तो कौन बनेगा ओबीसी? दरअसल मुद्दा यही है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, कानूनी जानकार शोभित तिवारी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता बसंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनीता मावर जी और कलाल समाज के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जायसवाल जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। गुरुवार को जयपुर में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एक जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष का रुख काफी तल्ख दिखा। ओबीसी आयोग अध्यक्ष वी ईश्वरैया ने कहा कि सरकार वोट बैंक के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियां जुड़वा रही है। सर्वे प्रक्रिया नहीं होने से गरीब मजदूर और रिक्शा वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जस्टिस का मानना था कि आयोग ने हालात में सुधार के लिए ओबीसी जातियों के वर्गीकरण की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र सरकार की दिलचस्पी नहीं दिखाने से सर्वे नहीं हो पा रहा है। ईश्वरैया ने बताया कि केंद्रीय सेवा में ओबीसी का कोटा 27% है, लेकिन अभी तक 12% का ही चयन हुआ है। आयोग दल ने राजपूत, कलाल, नागौरी मुस्लिम जातियों पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें चिंता है कि ओबीसी में शामिल वर्ग से मिलते जुलते नाम का फायदा संपन्न वर्ग नहीं ले जाए। पिछड़ा वर्ग के लिए जातियों की सिफारिश करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ध्यान में रखे जाएंगे। किन्नरों को भी ओबीसी में शामिल किया है। आयोग ने 4 जातियों को ओबीसी में शामिल करने और करीब 2 दर्जन जातियों की वर्तनी में सुधार के लिए सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद फिर से जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिए जाने का सवाल खड़ा हुआ तो फिर से सामाजिक हालात की बात सामने आई, जिसका जिक्र जाट आरक्षण को रद्द करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। जाहिर है जातिगत आरक्षण का आधार दशकों पुरानी जनगणना है, लेकिन अब सामाजिक हालात को देखा जाए तो काफी फर्क आ गया है। ऐसे में कुछ सवाल भी हैं। एक सवाल सियासत का है, जहां वोटों की चिंता होती है। दूसरा सवाल उन जातियों और वर्गों का है जो आज समाज में काफी खराब हालात में है। और तीसरा सवाल रिजर्वेशन की पूरी प्रक्रिया का है, जिसे लेकर रिव्यू करने की बात हो रही है। क्या इन 3 सवालों पर आज बात हो सकती है? तमाम चीजें हमारे सामने हैं, सवालात हमारे सामने हैं, लेकिन जवाब क्या हो सकता है आखिर, ये जानना बेहद जरूरी है। सत्यनारायण सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख कर रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, ओबीसी आयोग को आपने अच्छी तरह से समझा है। जो कुछ ईश्वरैया ने कहा, जस्टिस ईश्वरैया ने जो कहा, उसका इशारा क्या है? देखिए, ओबीसी का आरक्षण के बारे में बहुत से वर्ग प्रारंभ से ही विरुद्ध रहे हैं। बहुत साल बाद 1992 में संविधान जबकि निर्मित हुआ था 50 में, ये लागू हुआ था। और उसके बाद में जितने भी आयोग बने और आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का ध्यान रखा गया है।
वस्तुतः आरक्षण के बारे में जो नीति थी उसके लागू करने की सही नीयत नहीं रही। जैसा कि उन्होंने बताया कि 27% आरक्षण से 12% ही अभी तक लोगों को मिला है, बल्कि मैं कहूँगा कि सेंट्रल सर्विसेज में तो 5% ही अभी तक मिल पाया है जी। तो ये सामाजिक स्तर को ऊंचे उठाने का कार्यक्रम है, ये गरीबी निवारण का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी नौकरियां लेकिन देने जो का। पेचीदगी आ रही, जो परेशानी आ रही है, उसके पीछे क्या वर्गीकरण नहीं हो पा रहा, वो एक वजह हो सकती है। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की एक प्रोसेस है। अब इस ओबीसी की लिस्ट में सभी स्तर की जाति वर्ग आते हैं। देखिए, जाति पर आधारित आरक्षण कहना इसको गलत है जी। हिंदू समाज में जाति एक नींव का पत्थर है और जितनी भी जातियां बनी हैं वो व्यवसाय के आधार पर जो ग्रुप काम करते थे। बिल्कुल 1951 में भी यही दलील दी गई थी और जिसके आधार पर बाद में एससी और एसटी के बाद में ओबीसी बना। हाँ, तो जो अगर मान लो कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको खाती वर्ग के दिया लेकिन मैं वर्मा आयोग का जिक्र करूंगा। 2001 गहलोत सरकार, उस दौरान ओबीसी में वर्गीकरण की बात हुई, 3 वर्गों में बांटने की बात हुई, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर और आर्थिक आधार। वो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट थ्योरी ऑफ प्रेफरेंस को नकार चुका है। आप ये पिछड़े का आरक्षण आप अति पिछड़े को नहीं दे सकते। मतलब ये तो समझा जाए राजनीतिक आधार पर कम से कम आरक्षण बांटा जा रहा है और जो कुछ कल ओबीसी आयोग की सुनवाई के दौरान सामने आया वो सच है, हकीकत है। देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण के बारे में दुर्भाग्य ये है कि इसका फैसला वो लोग ले रहे हैं जो ओबीसी के आरक्षण के विरुद्ध है। जस्टिस वर्मा ने जिस प्रकार का वर्गीकरण किया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध था। जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा गया, सामाजिक स्तर का ध्यान नहीं रखा गया, केवल जो लोग उसमें बैठे थे उसमें राजनीतिक आधार पर किया गया। इसलिए मैंने भी अपोजिशन किया था और सबने उसका अपोज किया कि वो वर्गीकरण सही नहीं है। मगर वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है। वर्गीकरण होना चाहिए। देखिए, आयोग आज भी सिफारिश यही कर रहा है और केंद्र मंजूर नहीं कर रहा। क्या वजह हो सकती है? शोभित तिवारी साहब आपके पास में आएंगे, समझना चाह रहे हैं कि दरअसल वजह क्या हो सकती है। अगर कोई आयोग किसी बारे में सिफारिश देता है और केंद्र सरकार उसे ना माने तो वजहात क्या राजनीतिक है? प्रश्न बड़ा तार्किक और प्रासंगिक है। आयोग की सिफारिश, नेशनल बैकवर्ड कमीशन एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट की एक धारा है, उसमें लिखा है कि आयोग की सिफारिश सरकार के ऊपर बाध्यकारी होगी जी। यदि सरकार उसको नहीं मानती है तो सामान्य कारण नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई मूल कारण होना चाहिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। यही एक आधार था जो 4 मार्च 2014 की अधिसूचना थी जाटों के संबंध में केंद्र सरकार की, जिस पर राम सिंह के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने यह रिकमेंड किया कि आप जाट समुदाय पिछड़ा नहीं है, उसकी सिफारिश को केंद्र सरकार ने क्यों नहीं माना? इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर के उस अधिसूचना को निरस्त किया है जी। जहां तक ये प्रश्न कहा गया कि पिछड़े ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों का वर्गीकरण नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप, तो ये गलत है। अशोक कुमार ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला है, यदि उसको पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि पिछड़ों का वर्गीकरण संभव है। आप पिछड़ों को अति पिछड़ा और पिछड़े के वर्ग में आप बांट सकते हैं और उसी अनुरूप आप अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। और राजस्थान में ऐसा हुआ भी जी। वर्मा आयोग ने सिफारिश की कि आप ओबीसी वर्ग को 3 समुदाय में बांटें, पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा। इस आधार पे उस सिफारिश को नहीं माना गया। यहां यह भी कहूंगा कि वर्मा आयोग ने केंद्र राज्य सरकार को यह भी कहा था कि समुचित अध्ययन करने के लिए आप हमें बजट आवंटित करें। बजट आवंटित नहीं किया गया। जाट समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने के लिए उन पर दबाव डाला गया, कारणवश जस्टिस आर.एस. शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। ओबीसी आयोग की खुद की सिफारिश ऐसी थी कि जाट आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी आयोग ने खुद ने अटल बिहारी वाजपेयी के राज में सर्वे के दौरान बात कही थी, जाट आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसकी सर्वे की रिपोर्ट। आप उस बिंदु से वर्गीकरण से भटक गए। मैं वही आ रहा हूं, लेकिन दरअसल मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं कि तमाम वर्गीकरण की बात उठ क्यों रही है, वो भी एक जरूरी बात है कि जो गैर वाजिब लोग हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि वो भी इस आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं।
ऐसा ही कुछ कल की सुनवाई में आया। सुनीता मावर जी, आप उस दौरान मौजूद भी थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल जो कुछ भी सुनवाई में तस्वीर पेश आई, उसके पीछे आप क्या वजह टटोलती? अश्विनी जी देखिए, जो ओबीसी बना है जी, ये जब अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण करा तो उसमें हमारे संविधान में मूल भावना यह निहित थी कि सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। उन्होंने ये देखा कि कुछ वर्ग, कुछ जातियां ऐसी हैं जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ी हुई हैं, दलित हैं, और उनको एससी एसटी का आरक्षण देकर और ये प्रावधान रखा जिससे उनका उत्थान हो सके, उनका सामाजिक शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठ सके। जो एससी एसटी को आरक्षण देने के बावजूद अंबेडकर जी ने ये फील करा, ये महसूस करा कि उसके अलावा भी अन्य जातियां इतिहास वाली बात आ चुकी है। लेकिन कल जो तस्वीर पेश आई, जो ओबीसी आयोग कहता है कि वर्गीकरण होना चाहिए, केंद्र नहीं मान रहा, उसके पीछे क्या वजह? वर्गीकरण का जो उनका मानना है वो यही है कि इसमें जातियों को आरक्षण 92 में दिया गया था तब मात्र 25-26 जातियां थी, परंतु आज आप देखिए कि करीब 78 जातियां हो गई और कोटा वही 27% है। 27%, जहां पहले 27-28 जातियों में बट रहा था, आज 78 जातियों में बट रहा है। तो क्यों ना उनका फिर से सर्वे होकर यह रिव्यू करा जाए कि जो उन्नत जातियां हैं, जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है या जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर पर उत्थान हो चुका है, उनको हटाया जाए, या यह भी हो सकता है कि एक लिस्ट ए और बी बना दी जाए जो मूल ओबीसी हैं, जिनको कि कालेलकर आयोग के सर्वे में हर स्तर पर पिछड़ा हुआ पाया गया, उनको मूल ओबीसी को ए श्रेणी में रख दिया जाए और शेष वो जातियां जिनको बाद में जोड़ा गया है उनको बी श्रेणी में रख दिया जाए। इसलिए भी यह एक वर्गीकरण की बात उठती है, क्योंकि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो वास्तव में इस आरक्षण की हकदार हैं या आवश्यकता है, परंतु चूंकि उनमें शैक्षणिक स्तर नहीं है, शिक्षा नहीं है, चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए आज भी उनका स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया, वो इसका फायदा नहीं ले पा रही, और जो उन्नत जातियां शामिल हो गई वो उस ओबीसी के आरक्षण का पूरा फायदा उधर चला जा रहा है। जायसवाल साहब, आपके समाज की ओर से विरोध काफी हुआ था। बिल्कुल सर। तो हम कल हमारे जो समाज के प्रतिनिधि थे, विभिन्न वर्गों के थे, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पेश हुए थे और उनमें जो मेवाड़ा और ये जो अन्य वर्ग थे उनको शामिल किया गया था। तो यही किया गया कि भाई जाति के आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। वर्ग तो राजस्थान में कम से कम 10-12 है, उनमें 4-5 वर्ग को ही जोड़ा गया है। तो वर्गों को न जोड़ के केवल जाति आधारित होना चाहिए। पर जो टाँक वर्ग के सदस्य थे उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया था और उसकी वजह से थोड़ा सा हंगामे की स्थिति। सत्यनारायण सिंह जी, दरअसल मुद्दा ये था, इसलिए हम पूरा घूम फिर के इस मुद्दे पर आए हैं ताकि हर बिंदु को हम करीब तक पहुंच जाए। ऐसा लगता नहीं आपको? देखिए, मुख्य बात यह है कि प्रथम तो ये कि जो आरक्षण दिया गया था वो बहुत पूरा सर्वे, पूरा सर्वेक्षण, पूरी जानकारी 1931 का सर्वे, 31 का सर्वे नहीं, 31 को जनगणना है, वो आधार मानी गई। नहीं, वो तो जनसंख्या की बात, बिल्कुल जनसंख्या जातिगत आधार पर जनगणना 1931 की, मैं आपको उसको कहना आधार माना चाहूंगा, गया। जनसंख्या का आधार तो 1931 रहा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रोपोर्शनेटली आज भी प्लानिंग क्या आप मानते हैं 1931 जैसे जातिगत हालात आज भी देश में? वो हालात उसके कंसिडर नहीं किए गए। हालात में मंडल आयोग ने खुद ने अपना सारे देश भर में भ्रमण करके अपना सर्वे किया था। वो जनगणना के आधार पर नहीं था, उसने स्वयं ने अपनी मशीनरी लगा के हिंदुस्तान में कई साल घूम पर करके, सारे जा कर के, इतिहास को देख करके, गवाहियों को लेकर के मंडल आयोग ने अपना स्वयं का सर्वेक्षण करके और वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। जो लिस्ट मंडल आयोग ने बनाई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। और ये कहना कि ये तो इंदिरा साहनी के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वर्गीकरण वैध है, किया जा सकता है, मगर ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अभी जो माननीय वकील साहब ने जो बात कही उसमें जो बाध्यकारी है वो ये है कि किसी को ओबीसी में लिया जाए या नहीं लिया जाए, मगर वर्गीकरण जो है वो सरकार
खुद स्वयं कर सकती है, उसके बारे में वो आयोग से राय ले सकती है। चलिए ये किसको प्रॉब्लम लिया जाए ना लिया जाए उस पर भी बात करूंगा। आप जी मेरे को थोड़ा सा बिल्कुल मैं समय दूंगा आपको। समय दें। आपके पास लौटता हूं, मैं 2 दर्शक है उनसे बात कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास में लौटता हूं। वसंत जी भी काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, इंद्र ओझा जी बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब भी वहीं से जुड़े हैं हमारे साथ। खालिद साहब। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर ये देश में जो एसी ओबीसी एसटी ये इस तरह के जो सिस्टम चला रखा है ये बंद होना चाहिए। ना कोई छोटी जात है ना कोई बड़ी है। तो अगर पहली बात आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर दिया है तो आर्थिक तौर पे दिया जाए। शुक्रिया आपका। इंद्र ओझा जी आपकी भी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार सुनी जी, नमस्कार। सभी मेहमानों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी असली जी, जो ये आरक्षण का जो ये मुद्दा, ये जब आरक्षण इस देश में लागू हुआ था वो कुछ समय के लिए मतलब लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए ये किया गया था। और आज समय के साथ परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ बदल गया। आधार आज तक नहीं बदला, इसका आधार चेंज होना चाहिए और आर्थिक आधार, सामाजिक स्तर का आधार होना चाहिए। आज सामान्य जाति के अंदर भी लोगों का जीवन ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं ओझा साहब के सामाजिक आधार ही आरक्षण का होना चाहिए अगर आरक्षण दिया जाता है। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वसंत जी आपकी भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ओबीसी आयोग और ओबीसी में जातियों को और जोड़ते रहना, ये ओबीसी जाति के साथ अन्याय है। आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, 1980 में आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी की 2293 जातियां ओबीसी में आती है, जिसकी अगर आबादी की गणना की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में है। इतिहास पर नहीं जाएंगे, नहीं है, फिलहाल इतिहास नहीं मौजूदा है। हालात की बात करेंगे। मौजूदा हालात के कारण जो आपको- परिस्थितियां पैदा हुई। बता ही नहीं पाऊंगा, फिर जी। विषय ही नहीं आएगा सही। तो मैं वक्त आपको ये नहीं होगा। बताऊं, उन्होंने ये जी। सिफारिश की कि 49.5 ओबीसी का आरक्षण बनना चाहिए अगर उसके अनुपात में अगर देखते हैं तो। और उसके बाद निरंतर और जातियों को उसमें जोड़ना, तो यानी पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ना। आरक्षण आपने 22-23% दे रखा है और ठीक है, आबादी राजस्थान में उसमें ऐसी बहुत स्थिति। ज्यादा हो गई जी। और उसके बावजूद भी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा गया कि आरक्षण देने की जो बात है उसमें लगातार जातियों को जोड़ा गया लेकिन रिव्यू नहीं किया गया। ये उसका टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की मैं उसका भी जवाब जाट आरक्षण को जब केंद्रीय नौकरियों में उसका रद्द भी किया जवाब गया दे रहा उस हूं, दौरान अश्विनी दी जी, गई थी। मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं अश्विनी जी कि जोड़ें सबको, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आरक्षण का दायरा बढ़ा दे आप। ये हम भी तो कहना चाहते हैं। राजनीतिक लोग हैं, सब लोगों को डाल दो इसमें, हम एक को भी नाराज नहीं करना चाहते। चलिए ये लेकिन बीजेपी की फायदा राय है। समाज को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ये महत्वपूर्ण बीजेपी की विषय राय है। है। मैं इस पर लौटूंगा आपके पास में। 2 दर्शक हैं, मेरी उनके बात साथ में ब्रेक पर अश्विनी जी, चलिए। 1 मिनट, मेरी बात मैं इतनी देर जी। से सुन रहा था, मेरी बात तो पूरी कंप्लीट कर लेने दो आप। मेरे पास वक्त की कमी, ब्रेक का नहीं, कॉल वक्त मेरा नंबर आया ही नहीं तो। छोटे में बोलिए आप। बिल्कुल मैं सुनूंगा आपको। छोटे में मैं बताइए। आपको ये बताना चाहता हूं कि ओबीसी में जोड़ने से जो आयोग ने कहा कि जोड़े जा रहे, ये आयोग का प्रश्न ही नहीं है। आयोग का प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि वो सर्वे करे, लोगों की बात सुने और वो सरकार को सबमिट करे। मीडिया में इस प्रकार की गलत बात पेश करना ये आयोग का काम नहीं है, एक्ट का निर्णय जिक्र करने का काम नहीं है। एक्ट का जिक्र किया ना शोभित जी ने, उस एक्ट के जरिए भी आप समझ लेंगे। आप अलग से सत्यनारायण बात सिंह कर जी ने लीजिए। सही बात कही कि जो ओबीसी के खिलाफ लोग हैं वो निर्णय करने के लिए वहां बैठे हैं आयोग में, तो फिर निर्णय ठीक कि आप चलिए कल्पना देवेंद्र कैसे सुधार करते हो, जी जालोर सिफारिश भी से और कैसे कर राजेंद्र सकते जी हैं? अजमेर से जुड़े, उनसे बात करके मैं लौटूंगा आप दोनों के पास में। देवेंद्र जी। आरक्षण हमारी प्रतिभा का हत्यारा है। जब इस पर प्रतिबंध लग जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। आरक्षण का अंत होना चाहिए सर। शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी आपकी भी राय जानना चाहेंगे। हाँ, मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, राजस्थान में भी और भारत में भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ परिवर्तन के दौर में आर्थिक रूप से सभी जातियों में जो कमजोर है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, उनको जरूर मिलना चाहिए ताकि जिससे कि असमानता नहीं हो, अन्याय नहीं हो। शुक्रिया आप दोनों का आपकी राय के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत वापसी। आज वो जो जातियां आरक्षण आज ले रही हैं वो संपन्न जातियों से ज़्यादा बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हो चुके हैं। आज पैसे के लिए आरक्षण, जो गरीब तबका है उसको आरक्षण अगर मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सरकार को एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण देश के लिए एक तरह से आज ऐसी समस्या बन गया है जिसको कि ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण आज़ादी के बाद एक
लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए व्यवस्था दी गई थी और जिन जातियों को इसमें व्यवस्था दी गई थी आज वो अब पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी हैं और आरक्षण की वजह से जो देश का टैलेंट है वो सामने नहीं आ पा रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना चाहिए और काबिलियत के आधार पर इसका चयन होना चाहिए। संविधान का उसको लाभ होना चाहिए, उसकी होना क्योंकि हर एक कास्ट बोला हमारे को मिलाओ हमारे को मिलाओ, सरकार बोला जिसका वोट बैंक है उसको मिलाते हैं और जिसको बहुत गरीब है उसको नहीं मिलाते। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जो ये कमीशन नेशनल कमीशन है किसी की हम इंडिपेंडेंट कर रहा इतनी अच्छा। आप रिसेंट में जजमेंट भी देखो, कोई भी कास्ट को अगर उसको एंटाइटलमेंट नहीं है तो नहीं मिला रहा, और कोई भी कास्ट रियली डिप्रेशन है तो हम मिलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ट्रांसजेंडर है ना मर्द है ना औरत है, वो बीच में उसको बहुत मेंटल प्रेशर रहता है, उसको उस वास्ते उसको BC क्लास डिक्लेयर करना। तो हम लोग राजस्थान में तो OBC में हैं गाड़ी नागौरी के नाम से। हम लोगों ने ये हियरिंग 30 दफ़ा है, पहले भी जब यहाँ हुई थी पिछड़ा आयोग की उस हियरिंग में हम लोग आए थे और आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमें राष्ट्रीय जो OBC है उसमें हमें लिया जाए। तो हमारी जाति जो हिमाचल प्रदेश में है OBC में आती है, गिरत बाती चांग। और राजस्थान में मैं 40 साल जहाँ को बसे हुए हैं, ये हमारी जाति राजस्थान सरकार में नहीं जुड़ी है। हम उससे 40 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जाति को OBC में जहाँ मिलाया जाए और हमें जो OBC का आरक्षण दिया जाए। बीच में अगर कमीशन ने सवाल खड़ा किया है तो सवाल भी बनता है OBC की जातियों में फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है। आप अपनी राय वेबसाइट के साथ साथ फर्स्ट इंडिया की वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पर भी दे सकते हैं #Q रिजर्वेशन, इस पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। शोभित जी, तमाम तस्वीरें हमारे सामने थी, मैं एक बार फिर से आपके पास में लौट रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा। शोभित जी से ही वो बात उठेगी और फिर मेरे ख्याल से जवाब आपके पास में होगा। तमाम सवाल पहले बहस के दौरान सामने नजर आए, लेकिन ध्यान रखना मेरे को नहीं बोलने दिया आपने। जी, उस बीच में मैं समय की बाध्यता भी मेरे पास में है। शोभित जी, क्या लगता है वर्गीकरण को लेकर जो बहस है वो बेबुनियादी है या फिर OBC कमीशन अगर कहते हैं कि सच में उनकी एक बड़ी परीक्षा की स्थिति हो गई है कि सरकारें दबाव बना रही है, OBC में जो आरक्षण का परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है? देखिए, वर्गीकरण की बहस तार्किक है, वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से मान्यता प्राप्त बात है। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर भी क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि जब आप OBC की सूची में जातियों को शामिल करते जा रहे हैं तो आवश्यकता ये हो रही है कि अधिक उसका बेनिफिट उन जातियों को मिले जो ज्यादा बैकवर्ड हैं, जो अति पिछड़े हैं। आरक्षण का मूल उद्देश्य है कि पिछड़ों को अगड़ा बनाया जा सके, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। अब आरक्षण का अधिक लाभ वो जातियां उठाती हैं जो ऑलरेडी संपन्न है और OBC की सूची में शामिल है। और दूसरी बड़ी बात जो इस दौरान हमने सुना ईश्वरीय जी की जुबानी, जी, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है उस पर। देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप आयोग की कार्रवाई में कहीं भी नहीं होना चाहिए। आयोग एक स्वतंत्र ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए और उसकी सिफारिशों को माना जाना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या आयोग ने भी एक सतत प्रक्रिया के तहत अध्ययन किया? आपने 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार के ऊपर 1994 में जो OBC की सूची जारी की और उसमें समय समय पर अधिसूचनाएं जारी करके अन्य जातियों को शामिल किया। आज प्रश्न ये उठता है कि इतने वर्षों बाद आपने क्या अध्ययन किया? सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने कहा है अशोक कुमार ठाकुर के निर्णय में कि हर 5 साल बाद आपको एक रिव्यू की एक्सरसाइज करनी होगी। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 22 दिसंबर 2010 को फैसला दिया। इसमें कहा कि आप OBC आयोग को अपना प्रकरण सौंपें, OBC आयोग पुनर्अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा
कि क्या नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है। जी, जी। उसका राजनीतिक दुष्प्रभाव ये रहा कि मात्र 5 जाति, गुर्जर, राइका, रहबासी, गाड़िया, लोहार, इनके संबंध में ही अध्ययन किया गया। उसके संदर्भ में याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, अधिक कहा जाना उचित नहीं होगा। चलिए सत्यनारायण सिंह जी, अब मैं आपके पास में आता हूं। आधार की बात हो रही थी, सत्यनारायण सिंह जी आए। मैं बिल्कुल, आधार की बात हो रही थी इसलिए लौटा हूं आपके पास में, अधूरी रह गई थी आपकी बात। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें जो भी हम लोग बोलने वाले हैं वो सब विद्वान लोग अगर बेसिक बात पे बोलें तो ज़्यादा ठीक होगा जी। जहाँ तक आपने पूछा था किसी स्पीकर से कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये बहुत साफ कह चुका है कि बगैर संविधान के संशोधन के आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और संपत्ति और आय के आधार पर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सामाजिक आधार का मैंने जिक्र उसका किया। कारण क्या है कि ये गरीबी निवारण का या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये तो समाज में जातीय व्यवस्था में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें जिनकी सामाजिक स्थिति नीची है, जिनको हम नीचा समझते हैं, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के बारे की बात है। इसलिए जहाँ तक आधार का सवाल है, और ये भी गलत है 1931 देखिए मैं बात करते हैं, मुझे 2 मिनट कहने दें। 1931 की तो जनसंख्या ली गई थी, क्योंकि उसके बाद में जातीय आधार पर न 41 में हुई, न 51 में हुई और न 61 में हुई, और न आज तक जो हुई है उसको भी हमने उजागर नहीं किया। उसके पीछे भी बहुत बड़े अहम राजनीतिक कारण हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़े राजनीतिक कारण हैं। जब इन्होंने जैसे कहा कि अभी इतने ओबीसी थी, मंडल आयोग के टाइम पर 36%, मैं 6 साल तक इस आयोग का मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, हमने सारे वर्गीकरण को भी देखा है। वर्गीकरण की थ्योरी अलग है, आरक्षण। चलिए राजनीतिक आधार की बात पर अब मैं आता हूं। बीजेपी का राज था, गुर्जर आंदोलन के बाद की स्थिति है। एक वक्त 68% आरक्षण भी राजस्थान में लागू कर दिया गया था, उसको लागू करने की तैयारी थी, वो भूल गए। एसबीसी के लिए 5 था और आर्थिक आधार पर 14 अलग से होने की बात हुई थी। देखिए सिफारिश सरकार ने, सत्यनारायण सिंह जी से मैं जवाब लेके बसंत जी आप ही के पास में आ रहा हूँ। सत्यनारायण जी, देखिए आर्थिक आधार पर देने का जो सिस्टम है, देखिए वो मैं राजनीतिक इंटरफेरेंस की बात कर रहा था, वो यहाँ दिखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। बसंत जी अब जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए सिफारिश करने से कोई लागू नहीं हुआ, वो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए, मतलब आपकी इच्छा शक्ति तो थी। जो ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि आप फायदा लेना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जहां वोट बैंक नजर आएगा सरकार रिजर्वेशन बांट देगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला पब्लिक को। आपने आपकी पार्टी को समझाया इस बात को? मैं आपको ये बता दूं कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री थी, जैसे कि सत्यनारायण जी ने कहा कि ओबीसी वालों का जो नौकरी का परसेंटेज आज भी देश में वो बहुत कम है। उसका कारण क्या हुआ? इतनी जातियों को मिलाने के बाद भी आप ओबीसी कमीशन की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए कि जो पार्टी है आपकी उसकी क्या सोच है। नहीं, पार्टी की सोच हर जो तबका दबा कुचला है उसको संपन्न करना है, क्योंकि उसको मुख्य धारा में जोड़ना है। इसी आधार पर आरक्षण बांटते जाएंगे। बांटना संपन्न नहीं, उसका सामाजिक स्तर, संपन्नता और सामाजिक वो दोनों मिलके ही संपन्न, वो तभी उठेगा, एक से नहीं होगा। सर संपन्नता से मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो बातें क्या है जिसके आधार पर आप इसको बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समाज को आज हम ये कहते हैं कि गुर्जरों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला, आज भी वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे कैसे लाया जाए, इसलिए सिफारिश की सरकार ने, और सिफारिश कुछ तथ्यों के आधार पे की, सबको समेटने के लिए। उस दौरान आर्थिक आरक्षण की लेकर ठीक है 2 जातियों के धरने प्रदर्शन हुए थे, ब्राह्मण और राजपूत जाति ने आरक्षण आर्थिक आधार पर मांगा था और 14% उनके लिए भी 14%। ये वोट बैंक ही हुआ, इसका मतलब तो वोट बैंक ही हुआ। तो सुनीता जी, शौकत अली साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, आप बने रहिएगा 1 मिनट और। सुनीता जी, क्या वोट बैंक के लिए सब कुछ किया गया था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच यही नजर आती है, क्योंकि जो सर्वे के आधार पे, तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पर न हो, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की ही राजनीति नजर आती है। हमें यह देखना होगा कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर स्तर पे पिछड़ी हुई जातियां हैं, यह सर्वे के आधार पे उनके जाति की स्थिति सामने आए, उसके आधार पर अगर ये निर्णय हो तो ज्यादा उचित होंगे। जी, शौकत अली साहब आपकी राय जानना चाहेंगे। शौकत अली साहब डीडवाना से थे आप, जुड़े हैं अभी? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। ओम प्रकाश जायसवाल साहब, कलाल समाज की इस बीच में क्या स्थिति है?
कलाल समाज की स्थिति मतलब कुल मिला के जैसे अदर समाज है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। अभी भी वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जो सुदूर इलाकों में हैं, जो कलाल से जाती हैं। कहा जाता है आपको तो ओबीसी का लाभ मिल रहा है आरक्षण का, फिर क्यों पिछड़ापन? अभी तक वो जो प्रॉपर लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें कई जातियां जो है वो ज़्यादा बेनिफिट ले रही है और कलाल जाति जो है वो थोड़ा सा कम बेनिफिट ले रही है। तो इसमें जो वर्गीकरण की बात पैदा हो रही है वो मेरी निजी राय में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि इसमें वर्गीकरण होना चाहिए और उसके आधार पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। चलिए फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे वापसी के साथ चर्चा और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।